फिर विश्वविद्यालय के समाप्त कुलपति प्रोफेसर आरसी जोशी, कुलाधिपति कुलपति प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर संजय जसोदा, प्रोफेसर अवस्थी, संकाय सदस्यगण और मेरे इस व्यवसाय के टीचिंग व्यवसाय के मेरे सगामी साथियों, देवी सज्जनों, छात्र छात्राओं, शायद सबसे पहले मैं आपसे हिंदी में बोलने की अनुमति लूंगा। देखिए, टोटली रिटायर्ड हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 3 बार तो रिटायर्ड हो चुका हूँ, मैं टोटली रिटायर्ड हो गया। फिर अंग्रेजी का बोझ अपनी भाषा पर मेरा तरह बड़ा कठिन लगता है। ऐसा तो मैंने अंग्रेजी को पूरी जिंदगी भर ही बोझ समझा है, और व्यक्तिगत रूप से जब भी मुझे अवसर मिला है, यहाँ तक कि विदेशों में मैंने प्रयत्न किया है कि मैं अपने विचार हिंदी में व्यक्त करूं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मैं शायद अंग्रेजी में बहुत अच्छा नहीं था, और जो कुछ अच्छा हुआ भी वो इंग्लैंड से लौटते वक्त आया। तो एक और बात मैं विनम्र रूप से कहूंगा कि मुझे, देखिए, आप कहा किस पद पर हैं, जिस वक्त में AICTE का चेयरमैन था, तो उस वक्त जो मेरा परिचय कराया जाया करता था, मैं बहुत देर तक ये सोचता था कि ये किस व्यक्ति के बारे में बातचीत। दरअसल मैं तो वो व्यक्ति नहीं हूँ। तो जहाँ तक एकेडमिशियन होने का प्रश्न है, मैं बड़ी ईमानदारी से ये आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो मेरे मित्र लोग जिनके बीच में मुझे बैठाया है, प्रोफेसर आरसी जोशी, प्रोफेसर तिवारी, संजय जसोदा, ये मुझसे बहुत ऊंचे किस्म के एकेडमिक्स में तो मुझसे बहुत पहले छीन लिया गया था। मैं IIT खड़गपुर से किसी व्यक्तिगत व्यथा कथा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आया था, और वहां उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बना दिया। अब जो आदमी बहुत अच्छा टीचर नहीं होता, उसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना देते। जो अच्छा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं बन पाता, कहते चल वाइस चांसलर। तो अच्छे वाइस चांसलर नहीं होते, डीन बनाने इत्यादि के साथ उन्हें AICTE में भेज दिया जाता है, और मैं सब कैपेसिटी में काम कर चुका हूं, तो ये तो निश्चित है कि बहुत अच्छा एकेडमिशियन नहीं रहा। दूसरी बात जो कि जिंदगी का जो पहला खंड होता है ना, जो शुरुआत होती है, उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा, इतना लिखा, कविताएं लिखी, कहानी लिखी। वो मुख्य रूप से मैं अपने टूवर्ड्स बिल्ड करने के लिए, वहां से मेरी मजबूरी की कथा सुन, बहुत ही साधारण, जिसे कहते हैं ना, निर्धनतम परिवार में था। उससे आया था कभी इंटर में पढ़ते वक्त, जब वो 26 रुपए महीने में 1 महीने का खाना हो जाता था। अब मैं 26 रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाता था, इसलिए एक टाइम खाना खाया करता था, और अपनी वैलिडिटी को बनाने के लिए ना जरा ये कहता था कि 2 वक्त खाना खाने से स्वास्थ्य खराब है, जिससे लोगों को ये पता नहीं चले कि 2 वक्त खाना खाने के पैसे किसके पास है। बहुत काम किए, नाटक किए, कविताएं लिखी, बहुत कुछ किया, फिर जिंदगी बढ़ती रहती है। अब मुझ जैसे व्यक्ति के मामले में जो 12 साल तक बराबर प्रिंसिपल या डायरेक्टर रहा हो, 12 साल में खुद को भी ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, तो आपको तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिंदगी के हर एस्पेक्ट होंगे। उसके बाद वाइस चांसलर, ये वो जो जिसे मैं कहूँगा ना, नॉन एकेडमिक टाइप का चीज, जिसमें इनपुट ज्यादा होते हैं, उस तरह के पदों पर कार्य कर रहा होगा। उसके बाद अनुभव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और मैं ये मानता हूं कि अनुभव और अध्ययन, ये 2 चीज बड़ी आवश्यक होती है। अभी संजय ने कहा था कि मैंने 3 PhD सुपरवाइजिंग की है, वो मैनेजमेंट में की है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पहले कर चुका हूँ। मैंने हिंदी में भी की है, वो तो कोई अलग बात है, जहाँ जहाँ हाथ आजमाने का मौका मिल जाता लगा देते हैं। क्योंकि जब मन जिस तरफ दौड़ गया, मन तो ऐसा ही होता है। जितने लोग यहाँ जिनके सिरों पर बाल नहीं है, या जिनके सफेद बाल है, वो अपने अध्ययनों से बात समझते होंगे कि जिंदगी जो है जैसी बताते हैं वैसी नहीं होती, उससे बहुत अंतर है। अभी मैं एक बार, मुझे याद है, मैं MDI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हुआ था। MDI और IIT कानपुर, EIC और IIM लखनऊ, ये ऐसी 3 संस्थाएं रही जिनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बहुत लंबे तो वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा भी। तो मैं एक व्यक्ति का
साक्षात्कार में बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम इतनी अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंडस्ट्री में इतने बड़े पद पर रहे हो, अब तुम इसमें हमारे सन्यासियों के व्यवसाय में क्यों आना चाहते हो, टीचिंग व्यवसाय? उसने कहा टारगेट प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट। इन दो शब्दों ने मेरे जीवन को परिभाषित किया है और मैं समझता हूं कि जीवन इससे कहीं बहुत आगे है, इसलिए मैं टीचिंग में टीचिंग में पिछले साल से कम मैंने लगभग 200-250 इंस्टीट्यूशनों को तो जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही होगा और इतनी ही सेमिनार को जैसे आज है मैंने कुछ न कुछ बोलने का मौका मिला होगा मुझे, इससे ज्यादा कहीं मिला होगा। वहाँ 3 शब्द टेक्नोलॉजी, टीचिंग, लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग, ये सुनते सुनते मेरे घर वो है ना कि आधा जीवन बीत गया वनवासी सा गाते रोते, तब जाकर ये पता चला सोने के हिरण नहीं होते। तो जैसे आधी जिंदगी बाद आपको ये पता चला कि सोने का हिरण नहीं होता है, उसी तरह मुझे पता चला गया है ये अच्छी तरीके से कि एजुकेशन जो है वो टीचिंग लर्निंग इससे बहुत आगे की चीज है। एजुकेशन इसी परिभाषा में, इसी परिधि में सीमित मत कीजिए। मैं अपने देश के नीति नियामकों से, सभी लोगों से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि टीचिंग लर्निंग तक एजुकेशन को मत रखिए। एजुकेशन के डायमेंशंस बहुत बड़े। टेक्नोलॉजी की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं मानता हूं कि दुनिया में आप जानते हैं कि जितनी भी मौलिक क्रांति हुई इसी धरती पर हुई। आयुर्वेद की क्रांति, जिसे मेडिकल की क्रांति कहते हैं, हमारी सिविलाइजेशन में हुई। जिसे एस्ट्रोनॉमी की क्रांति कहते हैं कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, सबसे पहले हमने पता लगाया। हर क्रांति हमारे देश में हुई, जितनी मौलिक क्रांति में, मौलिक में और पीएचडी रिसर्च में अंतर कर रहा हूं, जो मौलिक क्रांति हो। लेकिन औद्योगिक क्रांति जो है वो हमारे यहाँ नहीं हुई। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी की कोई भी क्रांति को कोई देश छूट जाएगी उससे, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमने औद्योगिक क्रांति में अग्रसर न रहने के कारण जो कीमत चुकाई है वो हमारी सास ससुराल की गुलामी है। कोई राणा सांगा बाबर के सामने नहीं हारा था। राणा सांगा के 3 कमान बाबर की तोपों के सामने या शेष सूर्य के सामने हार जाते हैं, व्यक्ति का साहस नहीं आ रहा है। ये आप देख लीजिए, मेजर जनरल साहब बैठे हैं, ये भारतीय सिपाही में ये हिम्मत है कि पैरों पर कपड़े बांध के रस्सी के सहारे कारगिल में एक चोटी से दूसरी चोटी पर चढ़ जाएगा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। तो ना तो हमारा शौर्य कभी हारा है, ना हमारा कभी विवेक हारा है। विवेक शक्ति में और शौर्य शक्ति में हमारा कोई तुलना नहीं है। संगठन शक्ति की बात छोड़िए, उसमें तो हमारा राष्ट्रीय हॉबी है कि मैं आपकी टांग खींचूं, आप मेरी टांग खींचूं। तो संगठन तो हम में नहीं है। कहीं हम जाति का मामला लेकर बैठ जाते हैं, कहीं प्रदेश का लेकर जाते हैं, कहीं कुछ लेकर जाते हैं। लेकिन और जितने भी तरह का विवेक है वो हमारा दूसरे दर्जे का नहीं है, पहले दर्जे का है। आज भी नासा और पता नहीं कितने संगठन अमेरिका में और कनाडा में यूनिवर्सिटी तक ऐसी हैं जहां से अगर भारतीय छात्रों को और भारतीय टीचर्स को आप विड्रॉ कर ले तो बंद हो जाएगी। तो उसमें हमारी कोई बात नहीं, हम उसमें कुछ नहीं। इसलिए टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस में कम कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी की कोई भी क्रांति है वो तो हमें अपनानी है। प्रश्न ये है कि टेक्नोलॉजी हाथ में किसके है। टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हमें पैदा पड़ा करती थी, एक आवश्यकता होती थी, इसलिए हमें ये चीज जिसका उपयोग है ना, नेसेसिटी मदर ऑफ इन्वेंशन, बिल्कुल ठीक है भाई। लेकिन आजकल नेसेसिटी क्रिएट कराई जाती है कि आप नहीं आप नहीं जानते, आपको चीज की जरूरत है इसलिए खरीदिए। कारण ये कि टेक्नोलॉजी इस समय मार्केट के हाथ में आ गई है। टोटल जो जिसे आप पब्लिक स्पेस कहते हैं वो मार्केट फोर्सेस के हाथ में। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री दैट द बैटल ऑफ थॉट हैज बीन वॉन बाय मार्केट फोर्सेस। तो विवेक के हाथ में ये शक्ति नहीं है कि आप विवेक के अनुसार अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। पहले बताएंगे, जैसे इंश्योरेंस वाले लोग आया करते हैं कि देखिए आपका जिंदगी बड़े खतरे में है। अक्सर इस उम्र में भी लोग उससे पूछ लेते हैं कभी साहब आप इंश्योर कराएंगे? मैं करा दो। बोले कितना रुपए काफी हो गए? मैंने कहा भाई मेरी उम्र इस वक्त 74 वर्ष है और मेरा अभी 25 वर्ष तक और चीजें कह रहा था, तो 25 वर्ष का करो। वो 74 वर्ष सुनते के साथ ही बैठ जाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई तुमने मुझे फोन किया, देना पड़ेगा। बोले और इतना देना पड़ेगा कि जो मैं 25 साल तक जी सकूं, क्योंकि लौटाना तो मुझे है नहीं, कहीं आपको बात न बोलने देंगे।
तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती नहीं, आपको बताया जाता कि आपको इस चीज की आवश्यकता है, आवश्यकता होती नहीं है। इस वक्त टोटल जो पब्लिक स्पेस, अगर किसी ने हैबरमास को पढ़ा हो या एडोर्नो को पढ़ा हो या फ्रैंकफर्ट स्कूल के किसी भी फिलोसफर को पढ़ा हो जो सबसे अच्छा फिलोसफर, तो वो ये बताते हैं कि मतलब उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पब्लिक स्पेस पे किसका कब्जा है। मीडिया टेक्नोलॉजी है, हम किस तरह रखेंगे कि जैसे रखेंगे, उदाहरण दे रहा हूँ वास्तविकता बताइए, जिसे एजेंडा सेटिंग कहते हैं। मीडिया में एक वर्ड होता है एजेंडा सेटिंग। मैंने एजेंडा सेटिंग कर दिया कि अगर उसके केजरीवाल के अराजकतावादी कदमों से दिल्ली का विकास नहीं होने वाला, 4 राज्यों को बुला लिया, जशोला जी आ गए, ये आ गए। अब आपके पास इतनी चॉइस है कि ये कहेंगे कि नहीं होगा विकास, दूसरा कहेंगे विकास नहीं होगा, लेकिन इसकी हम व्याख्या नहीं करेंगे कि कोई अराजकतावाद है क्या। अराजकतावाद जिसे अनार्किस्ट कहते हैं, वो बड़ी फिलॉसफी रही है। यहाँ कोई अराजकतावादी नहीं है। अराजकतावादी आदमी पूर्ण रूपेण से वही हो सकता जिसका डिवाइन सेल्फ जो है वो इंडिपेंडेंट हो। डिवाइन सेल्फ इंडिपेंडेंट ही होता जो डिविनिटी तक पहुंच गया हो, वहां है वो जो किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता। आदमी तो सब चेंज में बंधे हुए हैं। हमारा जो सेल्फ है, जिसे हम कंटेंट ऑफ सेल्फ कहते हैं, मैं सेल्फ का बुद्धिस्ट उसमें ले रहा हूँ, आत्म के बारे में जो है कि आत्म का आद है, उसके जो कंटेंट है, आपका परिवार है, ये है, पॉलिटिक्स है, सारे ये है। जिस दिन ये कंटेंट आपके निकल जाएंगे, आपका क्या है। मार्केट ये चाहता है कि आपका जो ये शूडो सेल्फ है, डिवाइन सेल्फ की बात नहीं कह रहा, जिसे हम व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य कहते हैं। तो ये जो आपका व्यवहारिक सेल्फ है, आत्म है, व्यवहारिक सेल्फ, इसको हम बढ़ा दें। इसे कैसे बढ़ाएं? हम कहेंगे भैया ये तुम्हारी तो कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, देखो साहब, आप आपकी पत्नियां के ऊपर आप जमाते हैं और आपके हर बात आपके पिताजी के कहने से करते हैं। क्या ये बात में भी पिताजी से पूछोगे तुम्हारा तो सेल्फ डेवलप है, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी क्या डेवलप है? तुम्हारे डायरेक्टर जो कहते हैं वही कह देते हो। तो हम ये बताएंगे कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी तब होगी जब इंडिविजुअलिटी के सारे एंकर्स को तुम तोड़ दो। वो जो हमारे सेल्फ के कंटेंट हैं, जो एंकर्स हैं हमारी जिंदगी के, हमारा परिवार वो एंकर है, हमारे बच्चे हमारे एंकर्स हैं, हमारे फादर हमारे एंकर हैं, हमारा धर्म हमारा एंकर है, हमारा राष्ट्र हमारा एंकर है। इन एंकर वजह को जब तुम तोड़ दोगे तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तुम बढ़िया सा, खास तौर से जो मॉडल होते हैं ना, कभी इनकी बातचीत सुनिए, जो आजकल फिल्मों में मॉडल बनते हैं, इन्हें जो सिखाया जाता वो इंडिविजुअलिटी की क्या परिभाषा देते हैं। इंडिविजुअलिटी है, कोई फिल्म एक्ट्रेस दुर्भाग्य से टेलीविजन पे बोलना आ गई हो तो इंडिविजुअलिटी की बात 2-3 बार में जरूर, आइडेंटिटी और अस्मिता बोध और व्यक्तिगत करते। लेकिन ये इंडिविजुअलिटी है स्यूडो इंडिविजुअलिटी, जिसे मार्केट उपयोग में लाना चाहता। अगर आपके सारे एंकोरेज टूट गए तो मैं आपका चाहे जैसा उपयोग करूं। तो मार्केट के लिए जो सूटेबल एंकोर जो इंडिविजुअलिटी है उसका निर्माण करें। पहले हम ये तय कर लें कि एजुकेशन का मतलब क्या है। इन विद्यार्थियों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें कोई पारिवारिक वैल्यू है, फैमिली वैल्यूज के बारे में कोई बात नहीं करता, इंडिविजुअलिटी के बारे में बहुत बात करते हैं। तो आप अपने परिवार की तरफ उन्मुख हैं, क्योंकि परिवार के बिना आदमी होता क्या, ये टूल इन द हैंड ऑफ इंफिनिटी, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक उपस्कर मात्र है, उपकरण मात्र है, उसके अतिरिक्त क्या रह गया। देखिए, मैं हमेशा से ये महसूस करता आया हूं और आज भी महसूस कर रहा हूं, और हमेशा पूरा अध्ययन करने के बाद आप अगर उस जिंदगी को जी रहे हो, मैं वेस्ट में भी रहा हूं काफी, और मेरी आदत ये रही है कि जहां मैं रहता हूं उसमें जिंदगी में जो ऊपर से दिखाई देता है उसके गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं इंग्लैंड में रहा करता था, टाइम तो बहुत हो गया, तो 30-40 साल पहले हो गए, तो मैं ओल्ड मैन होम में घूमने जाया। वहां जो ओल्ड मैन होम में लोग बैठे होते थे, मौत का इंतजार कर रहे होते थे, क्योंकि उनका बड़ा प्रोपेगेंडा था कि साहब इतने % दिया जाता और गवर्नमेंट उनकी पूरी चिंता करती है कि उनकी क्या व्यथा कथाती, वो क्या अनुभव करते थे, वो क्या सोचते थे, वो उसके बारे में मैंने जाया, बहुत अच्छी तरीके से उसका अध्ययन किया। अभी मुझे कुछ दिनों पहले, कुछ मास पहले, ये डीपीएस स्कूल के जो चेयरमैन थे अशोक चंद्रा जी, उन्होंने बुलाया कि भाई हमारे टीचर्स के लिए एक कार्यक्रम हो रहा, आप उसमें जाइए। उनका चलो, वो भी थे दीपक पेंटर, तो दीपक भी थे। दीपक को जल्दी अपने अंग्रेजी में बोल के, जैसे हम बोल के चले जाते हैं वो बोल के चले गए, अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। और वहां जो था, जो पैनल डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें से ये बताया जा रहा था कि हम अपने विद्यार्थियों में
कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोर्सेज दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी उसमें भी यूज हो रही थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। कैसे थ्योरी ऑफ गेम्स में हम गेम्स खिला रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, कैसे क्रिएटिविटी करा रहे हैं। क्रिएटिविटी इनोवेशन के बारे में बहुत कहा गया है और बहुत लिखा भी गया, मैंने भी बहुत पढ़ा है कि हम कैसे ये कर रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, सारी बातें चल रही थी। उसके बाद मेरा बोलने का मौका आया, वहाँ पेरेंट्स बहुत बैठे थे और चूंकि मेरे पोते स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरा इंटरेस्ट जो था स्कूल एजुकेशन की तरफ काफी डेवलप हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आजकल एक बड़ी अजीब सी कहानी आती है, रोजाना कोई ना कोई कहानी आती है, तो एक बहुत ही सुंदर कहानी है। कल परसों ही आपने पढ़ा होगा, किसी सर्वश्रेष्ठ ने आत्महत्या कर ली। वो क्यों आत्महत्या कर रही है ये आप भी जानते हैं। वो टेक्नोलॉजी ने आत्महत्या कराई है, मैंने नहीं कराई उसकी आत्महत्या, आपने नहीं कराई। मैं पिछले बार कुछ दिनों पहले ही अरविंद आश्रम में था, वहां एक कैंप चल रहा है, आप जैसा ये कैंप टीचिंग लर्निंग के लिए चला रहे हैं, वो कैंप चला रहे हैं डी एडिक्शन। आप जानते हैं कैसे इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, इनसे डी एडिक्शन कैसे हुआ आदमी का, मतलब एडिक्ट हो गया है आदमी इसका, तो उसके डी एडिक्शन के लिए कैंप चला रहे हैं। उसमें उन्होंने मुझे बोलने का आया था, क्योंकि मैं भी अरविंद फिलॉसफी का एक विद्यार्थी हूँ, समझता हूँ अपने आप को, तो उसमें बोलने के लिए आया। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आजकल एक परंपरा है आम रूप से कि भाई हमारे जो हैं बच्चे, वो कहने जाएंगे कि साहब मैं अपने पिताजी से कहेंगे कि पिताजी हाँ जरा ये तो मेरी वाइफ जो बंगलौर जा रही है और मैं घूमना जा रहा हूँ, एक मिनट घर पे कोई नहीं रहेगा, चलो जरा आपको वहां छोड़े, आप वहां बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपकी उम्र के आदमी रहेंगे। और हम उन्हें ओल्ड मैन होम में छोड़ देते हैं, ये जानते हुए कि अब ना हम लेने आएंगे ना वो वापस आएंगे। ये प्रवृत्ति बढ़ रही है हमारे यहाँ, जो प्रवृत्ति पश्चिम में थी वो हमारे बढ़ रही है। और जो लोग ये सब काम कर रहे हैं वो लोग हैं जो सब IIT से पढ़े हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ग्राफिकेरा से हैं, बेंगलोर से हैं, या कहीं से। मैंने बहुत आदमियों से प्रश्न पूछा, मैंने देवी सिंह से भी ये प्रश्न पूछा था, मैंने प्रीतम सिंह से ये प्रश्न पूछा है, मैंने विश्वनाथन जी से भी पूछा, बेंगलोर वालों से जो मेरे मित्र लोग हैं उनसे सबसे कहा। मैंने कहा भाई आपके सबसे अच्छे ग्रेजुएट जो IIT से ग्रेजुएशन करके आए हैं, फिर IIM में जो कैट में 99 पॉइंट का स्कोर लेकर के आपके IIM में आए हैं, और फिर वो प्राइस वाइट हाउस कूपर ने उन्हें ले लिया, आर्मी में तो जाते नहीं, तो प्राइस वाइट हाउस कूपर में चले गए हैं वो, और वहां जाकर रामालिंगम राजू के लिए, सत्यम के लिए डबल अकाउंट बना दिए। सारे वो के वही हैं जो IIM से निकले हैं। जो साधारण स्कूल से निकला हुआ आदमी होता मेरे जैसे गांव के स्कूल से, वो तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए कट्टा लेगा, सड़क पर चलेगा, ठाठा करेगा, आपसे हल्का कर लेगा, शाम को लाइए थोड़ा मुझे भी दे दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी, तो आपसे शेयर कर लेगा। लेकिन जो आदमी अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा होगा, जो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा होगा, और रामालिंगम राजू का अकाउंट बनाता होगा। कोई ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन आने से या किसी और के आने से करप्शन कम हो गया हो। हाँ, करप्शन की पद्धति कम हो गई है कि अब उसमें अकाउंट कैसे बनाया जाता, ये कैसे बनाया जाता। अगर आपको सीखना हो तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सिखा देगा कि नंबर 2 का अकाउंट कैसे बनाया। मेरा प्रश्न ये है कि हम कहाँ गलत हो गए भाई। हम अपने माँ बाप को ओल्ड मैन होम में छोड़ रहे हैं, हम अपने कैरियर बनाने के लिए पूरी बेईमानी कर रहे हैं, हम सत्ता के सामने झुक रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज जी रहे हैं, हम पॉलिटिशियन के सामने जो कुछ भी कहते हैं वो कहते हैं। और हर सिस्टम में, मैं एक जगह कहीं बोलने गया था तो वहाँ के आदमी थे, वो बहुत बता रहे थे कि हमारे इंस्टीट्यूशन में इतने बड़े बड़े एकेडमिशियन है, इतने एकेडमी में, यार ये छोड़ो। मैंने कहा आपके यहाँ इतने एकेडमिशियन कितने हैं, तो जब आप कह रहे हो तब ये कह सकें कि विश्वनाथन जी गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। विश्वनाथन जी ने कहा कि ऐसा तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा भाई आपके यहाँ अच्छे एकेडमिशियन नहीं है, जब आ जाए, जब वो ये कह सके आपके मुंह पे कि आप गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है, एकेडमिक्स के बारे में आपसे जा जाता। एसआरएम वाले ने अपने बेटे को 26 साल की उम्र में वाइस चांसलर बना दिया था, बच्चा मुत्तू ने। मैंने उनसे कहा कि बड़े भाई अगर तुम्हें बनाना ही है तो चांसलर बना दो इसे। चांसलर बनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। वैसे तो वाइस चांसलर भी आजकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दरोगा को भी बना सकते हैं, कौन मना करते हैं। लेकिन मैंने कहा कम से कम वाइस चांसलर मत बना ना, कम से कम मत ना करो। बाद में वो बात ICT में आई, UGC में आई, और फिर UGC वगैरह ने अपने कुछ नियम लिखे कि यही आदमी चांसलर बनेगा, यही आदमी वाइस चांसलर बनेगा, जिसका कितना पालन हो गया वो भी आप जानते हैं।
ये सब क्यों हो रहा है? क्या कोई अव्यवस्था क्यों हो रही है? इसके लिए टेक्नोलॉजी कहाँ रोक? अब टेक्नोलॉजी रोकने का अगर मतलब यही है कि मैं हर आदमी के पीछे कैमरा लगा दूंगा। अभी कुछ दिनों पहले CPMT का टेस्ट हुआ था, आपको मालूम होगा, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में भी हो रहा था। वहां के कुछ टीचर, क्योंकि मेरे साथ उनका संपर्क रहा था, कभी कभी आ जाते हैं, तो बोले कि साहब वहां तो ये है कि आपको ये कैमरा लगेगा, वो कैमरा लगेगा, यू शुड रिफ्यूज। भाई अगर मेरी इंटीग्रिटी पे बिल्कुल भी अविश्वास नहीं है, तुम उससे एग्जाम क्यों करा रहे हो? तुम अपना कराओ किसी और से, अपनी टेक्नोलॉजी से एग्जाम करा लो, आदमियों से एग्जाम क्यों करा रहे हो? हर जगह अगर मेरे पीछे एक जासूस लगेगा, मेरी प्राइवेसी की कोई कीमत नहीं होगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। कौन सी जिंदगी जीने के लिए हम बना रहे हैं? किस जिंदगी को डिजाइन कर रहे हैं? हम आदमी बना रहे हैं या रोबोट्स बना रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने देश के एकेडमिशियन से सवाल पूछा है कि ये बताओ हम कहाँ गलत हैं जो हमारे बच्चे इस तरह से करने के बाद ये सब कुछ बन रहे हैं। परिवार जीवन में जितना भावनाशील व्यक्ति बनता है वो सब माँ से आता है। माँ का अपने बच्चे से जितना नजदीकी संबंध होगा उतना ही बच्चे भावनाशील बनेगा। जो माँ एक किट्टी पार्टी में ही बैठी हुई है, बच्चे का कोई ख्याल ही नहीं रहा, तो बात हो। पर मैं बता रहा हूँ कि जितना भावनाशील, जितना उनमें इंटरेक्शन होगा, है ना, जितने वो आपके माँ के कान पकड़ सकेगी छोटी बच्ची, उतनी भावनाशील बनेगी। और जितना वो अपने फादर को डिसिप्लिन देखेगी उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में, कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस वक्त नहाते हैं, उतना ही उसमें डिसिप्लिन है। ये हमारी समस्या ही नहीं होती है। ये समस्या वहां से शुरुआत होती है, बाद में हम पीछे सोच ले लेते हैं उसे। तो जितना हमारे लिए वो करेगा उतना डिसिप्लिन होता है। लेकिन निश्चित मानिए कि संस्कार जो है वो सब दादा दादी से आते हैं। सारे संस्कार व्यक्ति में दादा दादी के रामायण और महाभारत की कहानियों के साथ और उनके साथ बैठ करके जो वो आते हैं उससे संस्कार आते हैं। आदमी का जो जीवन है वो एक इंटीग्रेटेड होल है, जहां से एजुकेशन निकलती है। अब ये थोड़ा फिलोसफिकली करें तो आदमी के ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है ये साइमल्टेनियसली चलती है। सबसे पहले आदमी डिफरेंशिएशन होता है, वो महसूस करता मैं देकार्ते के टर्म्स में नहीं कह रहा। देकार्ते ने कहा था आई थिंक सो आई एम। यहाँ से रिनेसेंस चला, आप जानते हैं, सभी लोगों को मालूम है, कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं कह रहे। लेकिन देकार्ते की गलती थी ये कहना कि आई थिंक सो आई एम। नो, आई फील, आई एम हैविंग इमोशंस, सो आई एम। अगर आपकी इमोशंस को मैं हर्ट कर दूं, किसी भी बच्चे की करिए या किसी भी बड़े आदमी की करिए, स्टूडेंट की करिए, अगर आप किसी की इमोशंस को हर्ट करते हैं तो उसकी थिंकिंग में इंपेयर्ड हो जाती है, अभी वो रेशनली नहीं सोच पाएगा। वैसे भी रेशनलिटी में, वाइटलिटी में, इंपल्सेस में एक तरह का इंटीग्रेटेड होल है, उसे भी हम इंटीग्रल कंसेप्शन कहते हैं। वो भी एक इंटीग्रेटेड होल है, वो भी एजुकेशन का एक पार्ट है। अगर एजुकेशन में हम एक आदमी को इंटीग्रेट नहीं कर सके, किसी आदमी को, कोई आदमी तो होते हैं, आपने देखा होगा, पैशन कवर्ड होते हैं, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक लो तभी लाइफ होती है। दूसरे आदमी वो होते हैं जो इमोशनल इतने होते हैं कि किसी को याद करके रो रहे होंगे। हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है कि वो चली गई तो मैं रो गया, तो रो गया यार, कोई और मिल जाएगी, इसी क्या बात है, जिंदगी आगे चल लेगा, लेकिन वो रो रहा है। देखिए अब ये बच्चे हंस रहे हैं मेरी बात में, तो नायक जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं हमारी संस्कृति। विषयांतर हो रहा है, लेकिन सुन लीजिए, ये भी एजुकेशन है। तो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन है। इस एजुकेशन को मैं अनुभव एनेबल्ड एजुकेशन कहूंगा, जो जिंदगी में बहुत धक्के खाने के बाद मिलती है। तो पहले क्या कहते हैं हम, धीरोदार। जो धीर होता है उदार होता। जो व्यक्ति वीर होगा वो धीर जरूर होगा और उदार जरूर होगा। जो उदार नहीं है वो वीर नहीं हो सकता कभी भी। वीरता में उदारता छिपी हुई है। अपनी बीवी को पीटने वाला आदमी बहादुर नहीं होता है। बहादुर वो होता है जो बाहर के बदमाशों से अपने आप को रजिस्ट करे। तो धीर और उदार होना जो एक आदमी का धीर होता। दूसरा वो जो धीर प्रशांत है, शांत बना रहता है। भाई ठीक है, उसकी शादी किसी और से हो गई तो अपना शांत रहो, अब उसकी जिंदगी को अच्छा बनाओ, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। मैं हिंदुस्तानी फिल्मों की थीम पे कह। तीसरा धीर ललित होता है। धीर ललित तो होता है कि चलो भाई ये निशाब हुआ लाइफ में, अब किसी और में ध्यान लगाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे। एक एक्सपीरियंस होता
ऑटोटैलिक पर्सनैलिटी आपने सुना होगा, ऑटोटैलिक पर्सनैलिटी, जो कहीं कभी देखा आपने, जब आप किसी काम में लग जाते हैं, बिल्कुल बहुत काम में लग रहे थे तो भूल जाते हैं कि क्या हो रहा। पढ़ाई में भी होता है ऐसा। मैं 2 घंटे की क्लास हमेशा इसलिए लिया करता था, जब मैं वाइस चांसलर था तब भी क्लास लेता था, जब डायरेक्टर रहा तब भी क्लास लेता था। तो उसमें एक टाइम ऐसा आता है लगभग आधे घंटे का कि आप ये भूल जाते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ के भूल जाते हैं कि वो पढ़ा है, बिल्कुल खो जाते हैं। जिसे हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसका फ्लो एक्सपीरियंस कहते हैं, हम इसे चेतना का प्रवाह कहते हैं। तो चेतना जो होती है कॉन्शियसनेस होती है ना, अनसेल्फ कॉन्शियस कॉन्शियसनेस, मैंने वर्ड यूज किया है, अनसेल्फ कॉन्शियस कॉन्शियसनेस। जब आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहते और सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहते, भूल जाते हैं। जब आप, अब ये पूरी जिंदगी जो है वो इसी अनसेल्फ कॉन्शियसनेस की गाने की है, जिससे आप मनमुख से गुरुमुख की यात्रा कहते हैं, वो यही यात्रा है कि उसमें बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल सेल्फ आपका डेवलप होता है। जो सेल्फ असर्टिव सेल्फ है आपका, उसकी सीमाएं आप पार कर चुके होते हैं, और उसी सीमा से इन्वेंशन निकलती, उसी से डिस्कवरी निकलती, उसी से क्रिएटिविटी आती। जब काम के काम में आनंद ले रहे हो, परिणाम की चिंता ही नहीं है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते वाली स्थिति आ जाती है, जिसे स्थित प्रज्ञ की स्थिति कहते हैं गीता में। बुद्ध धर्म में उसे कुछ और कहते हैं, सब धर्मों में कुछ ना कुछ, लेकिन ये स्थिति है। लेकिन वेस्टर्न साइकोलॉजी से फ्लो एक्सपीरियंस कहती है, FLO फ्लो, ये फ्लो एक्सपीरियंस है, हम बोल रहे हैं इसे, लेकिन है हर किसी में देखिए। मूल रूप से वो आदमी वीरता प्राप्त करता है जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में who can show extraordinary courage dead under sustained adverse circumstances, उसे परमवीर चक्र मिलता, प्रशस्ति पत्र में लिखा जाता है। तो वो सस्टेन्ड एडवर्स सर्कमस्टांसेस में उस एडवर्सिटी को भी एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बना देना, वो जो चीज है वो चीज आदमी को आदमी बनाती है। अदरवाइज आदमी में और चीजों में क्या है, उनकी सीमाएं पार करना पड़ता है। जब सेल्फ की सीमाओं को पार करना, सेल्फ ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट करना, तो ये करना पड़ता है। वो एजुकेशन होती है। और जिस नायक को हमारे यहाँ नायक दिखाए जाते हैं ना, ये जो दौड़ रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, शाहरुख खान वगैरह, हमारी पद्धति में वो खलनायक होता है जो अपनी जिंदगी को भी स्वयं पीड़न कर रहा है और दूसरे को भी पीड़ा करता है। सैडिज्म होता है। एरिक फ्रॉम की एक अच्छी किताब है, कितना ने पढ़ी है, द फियर ऑफ फ्रीडम, स्टूडेंट से पूछना, द फियर ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ी ना, अच्छे पढ़ने की आदत नहीं बनाओ बेटा, उससे बहुत अच्छा रहेगा। फियर ऑफ फ्रीडम में ये बताया गया है कि जो आदमी सैडिस्ट होता है वो मैच्योर जरूर होगा। अब ये टेक्नोलॉजी का यूज इन तमाम चीजों से कुछ नहीं बनाता है, बल्कि आपकी जो इंट्यूसिव पावर है उसे कुछ कम कर देता है। आपका जो इमोशन भी है वो कम हो जाता है। स्टडी ये कहती है, पवन वर्मा जो IFS है, नहीं IFS नहीं, अब तो MP है भाई, राज्यसभा, उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें यही लिखा गया कि जो ग्रेट मिडिल क्लास है हमारे यहाँ, जो 10-11% के करीब हो गया है, ये सबसे कम सेंसिटिव है। अपने परिवार के लिए भी सेंसिटिविटी नहीं है इसमें, अपने समाज के लिए भी सेंसिटिविटी नहीं है, और जो लोअर वर्ग है उसके लिए तो सेंसिटिविटी नहीं है। तो एजुकेशन के जिन डायमेंशंस की हम बातचीत कर रहे हैं उसमें सेंसिटिविटी एक डायमेंशन है, टीचिंग लर्निंग सब कुछ नहीं है। अगर एजुकेशन को आप प्रोफेशनल एजुकेशन सोकार्ड, वैसे एजुकेशन के साथ प्रोफेशन सब जोड़ना मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगता है, क्योंकि भाई एजुकेशन इज अ वेरी बिग थिंग। जिस वक्त इन लोगों ने, मैंने मुरली मनोहर जोशी जी से विनम्र अनुरोध किया था कि भाई ये इसका नाम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मत रखो, एजुकेशन मिनिस्ट्री फिर से कर दो, राजीव गांधी ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया, क्योंकि एजुकेशन बियॉन्ड है। इससे आदमी को रिसोर्स मान लेना कि आप रिसोर्स हैं, आप किसी के, मैं आपका उपयोग कर रहा हूं, आप एक रिसोर्स है, रिसोर्स को वही लैट्रिन भी होती है, उसमें से भी गैस बनाई जा सकती है। तो मैं कोई मटेरियल एस्पेक्ट आपका समझ रहे हैं कि आपको अच्छा रिसोर्स कैसे बनाया जाए। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जितनी हम ये बातचीत कर रहे हैं, इनके डायमेंशन इस बात तक हमने सीमित कर दिए हैं दुर्भाग्य से मार्केट के डिक्टेशन में, कि वो टीचिंग लर्निंग इत्यादि आपको सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स बना रहा है, वो आपको एजुकेट नहीं कर रहा है। और हायर एजुकेशन उससे बहुत बड़ी बात है, उसका एक सार्वभौम चिंतन है, उसके बहुत सारे डायमेंशंस। अगर उन डायमेंशंस को आपने नहीं किया, कुछ नहीं है। आपने कभी देखा होगा कि जिस जो जगह, मुझे जब मैं ग्राफिक एरा में आता हूँ
बहुत अच्छा लगता है। वैसे इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छी है, मतलब लर्निंग के लिए स्पेस नहीं, आप लोगों ने लर्निंग के लिए एक एनवायरनमेंट पैदा किया है, बहुत अच्छी बात है। लर्निंग के लिए स्पेस होना अलग बात है और लर्निंग के लिए एनवायरनमेंट होना अलग बात है। जैसे ही आप निकलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक और चीज है जो किसी चीज से आपको बांध देती है कि जिससे आप संबंधित होते हैं, अगर वो आदमी उससे संबंधित है ना, जो पाँव तुम्हारे परस चुके, जवानी की लिखी हुई कविताओं का माइंड मत कीजिएगा, कि जो पाँव तुम्हारे परस चुके परिचित गलियारे लगते हैं। हाँ, जहां से तुम गुजर चुके हो या गुजर चुकी हो, गलियारे भी परिचित लगते हैं। कि जो पाँव तुम्हारे परस चुके परिचित गलियारे लगते हैं, जो साथ तुम्हारे बरस चुके लोचन नियारे लगते हैं। तो ये तो कोई भी कह देगा मैं बुरी तरह से चला गया, पर मेरी मजबूरी ऐसी ये क्षण भी प्यारे लगते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आप किस चीज से बंधे हुए हैं? भावनाओं से बंधे हुए हैं ना। आप पता नहीं जिंदगी के कितने एस्पेक्ट आएंगे हमारी उम्र तक आते तक, बहुत कुछ आएगा, बहुत सारे एस्पेक्ट आएंगे। सवाल यह है कि आप उस एस्पेक्ट में कैन यू कीप द ऑर्डर इन योर काइंड कॉन्शियसनेस, कैन यू मेंटेन ए हार्मोनियस रिलेशनशिप। बाकी मैनेजमेंट वगैरह, अभी किसी से मैंने कहा कि भाई मैंने, आपने जो मुझे सिफारिश की थी, किसी ने मुझसे डीपीएस के नर्सरी क्लास में किसी बच्चे के एडमिशन की सिफारिश की। अब आपका पीएचडी में तो एडमिशन होना बहुत आसान चीज होती है, मैं किसी भी वाइस चांसलर से कह दूंगा तो कर देंगे, लेकिन नर्सरी में एडमिशन होना, माय गॉड, दिल्ली में वो इतनी बड़ी बात है कि पसीने आ जाते। जब मैं अपने पोते के लिए गया था, मेरा पोता उस तरह का है ना, वो जो तारे नहीं बताए, तो वो उसका टेस्ट हुआ, उसमें लिखा था कि एक पेड़ पे वो 8-10 क्वेश्चन थे एडिशन सब्ट्रैक्शन के। एक ये था कि एक पेड़ पे इतने बंदर आए, इतने बंदर चले गए, इतने बंदर और आ गए, तो कितने बंदर बचे। उसने एक बहुत बढ़िया पेड़ बनाया, उस पर बंदर बनाए, कुछ बंदर आते दिखाए, कुछ बंदर ले आते दिखाए, और आकर के कहा मुझसे, दादू बहुत अच्छा पेपर था, ऐसा किसी ने नहीं आ सके। अच्छा बेटा, कितने सवाल थे पेपर में? ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो इसी को बना के आया। जब वो उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझे बुलाया कि साहब ये आपके बच्चे को गया है। मैंने कहा बात बताइए आपका क्या है? बोला नहीं, आप एजुकेटेड डाल दिया समान, मुझे पूरा पता, मैं इसका एडमिशन। उसका दूसरा कंसेप्शन ये था कि वो ये समझता था कि सबसे दुनिया में बेकार का काम पढ़ाई लिखाई, तो इसलिए वो कह देता था अपने फादर से कि मैं पढ़ूंगा, मेरा टाइम वेस्ट मत करिएगा। उन्होंने बहुत बताया कि तुम पढ़ लिख कर ये बन सकते हो, ये बन सकते हो। उसने कहा नहीं, मुझे बनना ही। तो उसने कहा कि जब नहीं पढ़े लिखेगा तो और क्या करेगा आगे? बड़ा आश्चर्य से उसने देखा, बोले क्यों, दादू की तरह वाइस चांसलर बन जाऊंगा। सिंपल काम है। तो ये बच्चों की अपनी वो होती है, बच्चों का निर्माण होता वहां से, समझे ना, कि उनकी अपनी परिकल्पनाएं होती, उनकी अवधारणा देती, उन अवधारणाओं को पंख लगा कर प्रॉपर वे में उनकी कॉन्शियसनेस में ऑर्डर ला करके आप किस तरह से चैनलाइज करते हैं। आप चाहें तो उसमें एम्बिशन कर सकते हैं। एक उदाहरण दूं मैं, इनके जो है बंगलौर में एक कोर्स चल रहा था, जो महान लोग होते हैं, महान लोग से मेरा मतलब ये बड़ी जो कंपनी होती है, इन्फोसिस, सीमेंस वगैरह, इनके जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, वो काफी कुछ जिंदगी में, उनमें कभी कभी एक ऐसा भाव आता है जो बड़ा से कहते हैं कि भाई स्ट्रेस डेवलप हो गई, इनर्शिया हो गया, बड़ा स्ट्रेस होती है, तो उनके लिए कोर्स कर रहे थे। मुझे बोलने के लिए बुलाया था, मैंने अपना जो चीज है वो किसी और से, एक पोएट रहे हैं दांते, दांते जिनकी डिवाइन कॉमेडिया है। तो डिवाइन कॉमेडिया में दांते ने लिखा कि मिडिल एज में आकर के, अपनी कविता है, मैं एक फॉरेस्ट में गिर गया, बहुत गहरे फॉरेस्ट में, और उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। तो तब उन्होंने देखा कि वो एक पहाड़ी पे चढ़े, कि देखे तो सही आके रह गया। तो पहाड़ी पे चढ़े तो उनके पीछे 3 जानवर और पड़ गए, एक लायनेस शेरनी, एक लिंक्स जंगली वो जो होती बिल्ली, और एक शी वॉल्फ। 3 उनके पीछे 3 तरह से पड़ गई। उन्होंने कहा अब मैं मारा गया। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे बचाओ।
तो वो अपने को एक विरजिल नाम के पोएट का अपने को वो समझते थे कि उसकी आत्मा उनके अंदर है। वो घोस्ट बन के उनके सामने आ गया। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो ये मेरे पीछे पड़ गए, मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा कि there is a good news and there is a bad news. The good news is that there is a way out. आप निकल जाएंगे। The bad news is that the way goes through hell. नरक से पास होना पड़ेगा। और फिर बाकी कहानी ये है कि वो नरक से कैसे निकलते हैं, एक एक चीज के उन परिणामों को भोगते हुए। वो परिणाम है एम्बिशन, ग्रीड एंड लस्ट। तो पूरी जिंदगी में जो ये तीन चीज होती ना, एक ओवर एम्बिशन, एक ग्रीड और एक लस्ट, और जो हमारा प्रोफेशन है ये टीचिंग वाला, जिसमें हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सन्यासियों का व्यवसाय कहता हूं, इसमें ये चीज तीनों है। तो भाई आओ मत, दरोगा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, या गोलगप्पे की दुकान खोल लो, लेकिन ये चीज मत बनो। ये एक अलग व्यवसाय है, ये संस्कार बिल्डिंग है, बहुत कुछ है, तो अलग व्यवसाय है। वो चीज जो तीनों अलग है। अब हम जो आदमी तैयार कर रहे हैं, रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनमें ये तीनों चीज काफी मात्रा में है, और वो आजकल के युग की रूलिंग फिलॉसफी बन गई। तो उसे उभारा जाता है कि भाई नहीं नहीं, ये तो आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट क्या है, झूठ है ना सारा, ये तो आप जानते हैं। मैगी खिला देंगे, कुछ भी खिला देंगे आपको। मैगी तो खैर उन्होंने बहुत साधारण चीज खिलाई, वो आपको जहर खिला दें, आप क्या कर देंगे, कहेंगे साहब इस जहर के खाने से ये। आखिर कभी आपने सोचा कि ये देखिए, एडवर्स सर्कमस्टांसेस कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जिंदगी में नहीं आता, लेकिन आप उसको कैसे कॉपिंग करते हैं, उसको कैसे रिपेयर करते हैं, ये प्रश्न है। ये बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ की। उसके दो ही मेथड हैं। एक तो जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशनल कॉपिंग कहते हैं, कि उसको कैसे एंजॉयबल एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देना, और दूसरा जिसे हम रिग्रेसिव कॉपिंग कहते हैं। रिग्रेसिव वो है कि रोते रहो, ये क्या होगा जिंदगी में, ये हो गया, वो हो गया, क्या करो। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती रहती है। एजुकेशन सार्वभौम रूप से आदमी के को आगे बनाने का प्रयत्न है। उसे हम किस तरह से कंप्लीट इंटीग्रेटेड, कैसे एक इंटीग्रल शेप देते हैं। आपको मालूम है पीएचडी भी मैंने इसी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर कराई है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के भी बहुत सारे एस्पेक्ट। इकबाल भी इंटीग्रल ह्यूमनिस्ट है, खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी ने क्या है, मैं कहाँ रुकता हूँ, ऐशो क्या है, अशो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा आदि प्रवास। लेकिन साल भर में उनका और तरह का भी एस्पेक्ट था। वो कहते थे फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवर दिलाए। तो फुर्सत गुनाह भी थी उसमें से। लेकिन हमारा जो इंडियन एटीट्यूड है वो उससे बहुत ऊंचा है। जो अरविंद महर्षि अरविंद का एटीट्यूड है, या भगवान बुद्ध का है, वो बहुत ऊंचा है उससे। वो फुर्सत गुनाह नहीं मानता है, वो आदमी को आदमी के रूप में जीने की स्वतंत्रता मांगता है, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाना मांगता है। और कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए अगर हम टीचर लोग नहीं कर सकेंगे, हमारी टीम ये नहीं कर सकेगी, मुझे यकीन मानिए कोई नहीं कर सकेगा। बाकी प्रोफेशनल एथनोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए तैयार करने का बहुत मुश्किल काम नहीं है भाई। पहले हम सोचते थे कि कंप्यूटर पता नहीं कितनी कठिन चीज हो, अब देखते हैं छोटे छोटे शहरों में कंप्यूटर सिखा रहे हैं, आपको क्या खास बात होगी। इसी तरह मैनेजमेंट होता तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं उस बच्ची का एडमिशन जो है टीपीएस में कराने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई कि आप जरा खर्ची करवा दीजिए। अब मुझे डीपीएस के कहाँ से कहाँ तक, खंडेलवाल साहब जो है अपने जो एनसीईआरटी के चेयरमैन थे पहले, वो फॉर्चुनेटली डीपीएस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन। मैंने खंडेलवाल को पकड़ा, मैं खंडेलवाल एक काम करो, मैंने बताओ, उन्होंने नोट करा और उसके बाद कहा हो जाएगा यार। तब ये कह करके उन्होंने ये सुनाना शुरू कर दिया कि मेरा लड़का अमेरिका जाने को कह रहा है, कभी आके समझाते नहीं, ये नहीं करते वो नहीं करते। तो जो 20-22 मिनट बातचीत करी उसमें से 2 मिनट में तो उन्होंने ये कहा कि हो जाएगा, और 20 मिनट अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करते रहे, और फिर ये कहे कि आजकल हम मिलते नहीं है, ये बढ़िया, और शिकायतें होती रही। तो मैंने कहा ये काम नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन मैंने कुछ दिनों बाद देखा कि वो काम हो गया, एडमिशन हो गया। मैंने कहा हाँ भाई, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया कि साहब आपने एडमिशन करा दिया। मैंने कहा मैंने तो करा दिया, लेकिन जो बीच का आदमी था जिसने उनके बिहाफ पर संपर्क किया था, मैंने कहा अब आप भी जाकर उन्हें धन्यवाद दे दो। बोले हाँ मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे इतना गुस्सा आया उस वक्त मैं बता नहीं सकता।
तो मैनेजमेंट में जो नए शब्द पढ़े ना, नेटवर्किंग, अरे जितने भी 24 के करीब शब्द एक दिन मैंने गिने थे, ये सिर्फ आदमी को ह्यूमन डिग्निटी से नीचे लाने की हो है कि आई वांट टू यूज यू, यू आर जस्ट ए रिसोर्स फॉर मी एंड थ्रो यू। मुझे आपका उपयोग है इसलिए संबंध बना रहा हूं। जयतु कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हिज रिलेशनशिप। आपके संबंधों में कितना कमिटमेंट है किससे, आपकी पर्सनैलिटी का मेजरमेंट इतना ही है। आप अच्छे बेटे नहीं हैं, आप अपने पिताजी के आप अच्छे बेटे साबित नहीं हो सकते, बहन के अच्छे भाई भी साबित नहीं हो सकते, पत्नी के अच्छे पति भी साबित नहीं होना चाहते, इंस्टीट्यूशन में टीचर भी कम एंड गो वाले लेना चाहते हैं, टीचर की पूरी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, पर नागरिक आप बहुत अच्छी है, ये कैसे हो सकता है? ये तो आदमी तो इंटीग्रल सेल्फ होता है। इसी तरह स्टूडेंट हो, कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, हमें उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसकी परिधि कितनी बड़ी है, अनंत परिधि है, उसे किसी छोटे होराइजन में नहीं बांध सकते, वो परिवार की भी सीमा पे है। और कब से वो शुरू होती है, कब खत्म होती है? अगर इस देश को हम कुछ बनाना चाहते हैं तो ना तो ये देश विकास से कुछ बनेगा, क्योंकि विकास का मॉडल तो बताओ भाई, क्या मॉडल है विकास का? हम कह रहे हैं हम देश का विकास होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए? विकास का वो मॉडल हमारे सामने रखो। अब विकास ये भी हो सकता है कि एक आम आदमी जो यहाँ गार्ड खड़ा हुआ है उसका विकास है। विकास का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी अदानी और रतवानी और फलाने का है विकास। विकास किसका विकास है? विकास उनका है जो हैव नॉट्स हैं, या विकास उनका है जो हैव? ये पर्कुलेट डाउन होगा नीचे तक या नहीं? अगर नहीं होगा तो बहुत बड़े परिणाम होंगे। अभी चेतावनी दी है तो अच्छा है, हम विकास के लिए कर रहे हैं, उसके लिए पैसा ला रहे हैं, अपना पैसा ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, और उसके साथ अपनी जड़ों को भी मजबूत कर रहे हैं कि भाई हमें कभी कभी अपने हम जो हैं वो कहने में बड़ी शर्मिंदगी होती थी। कुछ साल तो पहले तक तो ये हिस्सा था, ये हिसाब था कि हम अगर कहीं पूजा पाठ करते पकड़े गए तो लोग ये सोचते थे बड़ा पिछड़ा हुआ आदमी, ये तो सेकुलर ही नहीं है। यानी हर चीज हमें एक एपोलॉजेटिक टाइप की चीज सिखा दी गई थी कि बड़ी खतरनाक बात है। कोई स्वाभिमान हमारे अंदर नहीं था, तो हम जो कुछ भी है वो बने रहे और उससे उत्तरोत्तर विकास करें, जिसे एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ कहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअलिटी कहते हैं। इंडिविजुअलिटी का एवोल्यूशन डिवाइन की तरफ जाना, सेल्फ ट्रांसिडेंटल की तरफ जाना है। बाकी हमारे पास सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे पास नहीं हो। जो कुछ हमारे पास है वो शायद किसी के पास नहीं है। और अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात और कह दूं। टेक्नोलॉजी की बात करने के लिए तो मैं ज्यादा इसलिए टच नहीं कर रहा हूँ कि भाई जोशी जी जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे उनके मुकाबले में मुझे कहाँ टेक्नोलॉजी आती है। वंस अपॉन ए टाइम आई यूज्ड टू बी ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मैं ये कहा करता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम 88 में मैं सबसे पहली बार डायरेक्टर बना था। अब 88 से लेके आज तक जो है वो एक सज्जन पूछ रहे थे इंटरव्यू में, एस के श्रीवास्तव आ करते थे एडिशनल एजुकेशन एडवाइजर, वो यूपी में पूछ रहे थे कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन से आपका तात्पर्य क्या है? मेरे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, मैं कविताएं लिखता हूँ, ये खाता हूँ, रबड़ी खाना बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही समझे। स्पेशलाइजेशन से आपका मतलब क्या होगा? आई मीन योर एकेडमिक स्पेशलाइजेशन। मैंने कहा मेरा एकेडमिक स्पेशलाइजेशन ये है कि लड़के अव्वल तो हड़ताल ही ना करें, और हड़ताल कैसे करें तो कैसे उसे एक दिन के अंदर अंदर खत्म किया जाता है। कोई आदमी आप एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, उसके बीच में एक सड़क जा रही है, गाँव वालों ने दो हड़ताल कर दी, उसे कैसे बिना फ्रिक्शनलेस वे में थोड़ा बहुत सारे एक्सपेक्ट है। मैं आई एम नोन फॉर सर्टेन स्पेशलाइजेशन। वो तो चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने कहा और काफी है वो है, एक बार मतलब बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है मेरे, वो छोड़िए, वो कोई महत्वपूर्ण बात अब नहीं रही, क्योंकि मुझे दोबारा डायरेक्टर नहीं बनना या वाइस चांसलर नहीं बनना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरे स्पेशलाइजेशन बहुत है, तो उन्होंने कहा जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी लगे यार ये मैन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनसे ये बात है। मालूम है कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन को यही बचा सकते हैं, इसे चला। मुझे जब वाइस चांसलर बनाया गया था गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का, तब 500 एकड़ का एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा, जिसमें सरकंडे खड़े थे और कुछ थे मैदान,
बिल्कुल बढ़िया था। और बताया यह गया था कि इसमें जो बिल्डिंग बननी है वो राष्ट्रपति भवन जैसी तो होनी चाहिए, मॉन्यूमेंटल बननी है। मैंने बहुत कहा कि मेरी अब जो उम्र जो है वो, मैं सभी कुछ पदों पर रह चुका हूँ, वाइस चांसलर बनने का मुझे शौक नहीं है, वो भी गवर्नमेंट में मैं घबराता हूँ, क्योंकि फिर वही कोई IAS होगा। उन्होंने कहा लिख दो भाई, कैबिनेट सेक्रेटरी से कह रहे थे शेखर हाँ लिख दो कि अगर किसी मिनिस्टर ने इन्हें फोन करा तो उसकी लानत करवा। मायावती की स्टाइल थी, और सब चीज कर जाते हैं, ये भी तय है, ये भी तय है, बन जाओ, मन का भी बन जाती है। वो भी एक अनुभव अच्छा रहा। 3 साल में हमने जो कुछ कर दिया हमारी टीम ने, शायद बहुत कुछ किया लोगों ने। उसके बाद लोगों ने नहीं कहा, फिर उन्हें याद आई कि अब इसमें खाने पीने का टाइम है तो IAS वाई चांस पाना शुरू हो गए। और किसी सिस्टम को इंडिया में आपको डुबाना हो तो वो अच्छा काम करते हैं इस मामले में। उनका इसी मामले में स्पेशलाइजेशन है। हमारे देश को ब्रेक डाउन करे तो उन्होंने टीचर फिर पसंद नहीं आया, क्योंकि वो झुकता नहीं। मुझसे उन्होंने कुछ काम के लिए कहा, मैंने कहा भाई मैडम इसके लिए आपको दूसरा कुलपति चुनना होगा, चुन लीजिए, मुझे फेवर दे दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूँ। लेकिन मैं नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कर तो दें, फिर वो CBI वगैरह जो होती है वो आपके पीछे पड़ती है, तो आपको अनुभव होंगे जो लोग होते हैं। भाई AICT में मैं अकेला ऐसा बदनाम व्यक्ति हूँ। AICT के जितने चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी रहे हैं, मैं इस बात के लिए बदनाम हूँ कि CBI ने मुझे इस लायक भी नहीं पूछा कि सबको जेल के अंदर करा, सबके ऊपर कोर्ट केस करे, नालायकों ने मुझे बुलाया ही। तो लोग कहते हैं कि ये आप जो है आपको ख्यात थे इसलिए आपको नहीं बुलाया। मैंने कहा उनसे तो मैं कुछ नहीं कहना जा रहा। फिर मेरे पास आने लगे, सर ये नियम कैसे बनता? और भाई कंसल्टेंसी का पैसा तो उतना पता नहीं। अब मैं पुराने रूल्स को देखने बैठा हूँ, जो तबीयत में लिख दिया दे दिया, वो तो सारे उस वक्त के डिसीजन थे। मुझे कहा ना क्या लिखा था, वो मेरी कलम से ही मेरे ही कुछ साथियों को फांसना चाहते थे, और ये काम तो नहीं करूँ और चाहे कुछ भी करूँ। मदुरई तक उन्होंने मुझे कोर्ट में घुमाया कि बताइए। मैंने कहा भाई नहीं, कुछ नहीं है इसमें, उन्होंने जो कुछ किया है। और असली बात ये थी जो कोई कहना नहीं चाहता। भाई आपके पास से आया है कि भाई सुनो साहब, वो फलाने जो हमारे मंत्री जी हैं। मैंने कहा भाई बहुत अच्छे आदमी। मैं कहा इसलिए मंत्री तो अच्छा ही आदमी होता है, आदमी तो मंत्री हो ही नहीं सकता। तो वो जरा एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, अब जरा बनाने में थोड़ी देर हो गई है, या जरा उसे अब बनाने में थोड़ी देर हो गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनानी है, आपको अप्रूवल दिया है तो उसी के साथ से जाएगा, तो एडवाइजर होगा। वो अपने को मोर देन द किंग या अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए कि नेक्स्ट मैं बनूंगा, ये सारे काम कर देते हैं और और असली बात यह कि एक दफे आप अनपॉपुलर हो जाइए, पहले कुछ कह दीजिए, है ना। संजय जानते हैं कि मेरे पास एक मंत्री का फोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उन्हें उन्हीं शब्दों में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा आप इतना अपने आप को समझ रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, हम मंजूर करा देंगे। मैंने कहा मंत्री जी आपकी प्रसिद्धि सचिवालय के कॉरिडोर्स में है कि कितने पैसे लेके एक फाइल क्लियर करते हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, मैं मंजूर करा दूंगा। उन्होंने कहा आज के बाद हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। क्या उसके बाद 3 साल बहुत शांति से क्योंकि उसके एक बार आप कुख्यात हो गए, कुछ नहीं हो गए। ये जिंदगी में आपको बहुत सारे इस तरह के अनुभव सुना सकता हूँ। जब मैंने झांसी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था, सबसे पहले मैं उसका फाउंडर डायरेक्टर बना था, तो मेरे पास ना बैठने को जगह थी, ना कुछ थी, एक कार थी और एक वो थी। लोगों ने पूछा भाई बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है? मैंने कहा ये नहीं। मेरे ब्रीफ केस में और गए नहीं। फिर किस तरह मैंने पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल से बताया। अच्छा उस जमाने में रजिस्ट्रार जो थे वहाँ के बड़े प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का प्रयोग ये करते थे। और वाइस चांसलर 72 वर्ष के श्री रामजीलाल साहित्य थे, जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके थे। उनके साथ सबसे बड़ी कमी थी कि वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे। सज्जनता सबसे बड़ी कमजोरी की निशानी होती है। तो रजिस्ट्रार साहब जो थे उनके रेपुटेशन ये थी कि वो वाइस चांसलरों को रास्ते पर लाने के लिए काफी कुछ अच्छे घुसे इत्यादि का यूज किया करते थे, कई बार कर चुके थे। तो उन्हें पहले ही कुछ नहीं करता था, उनकी प्रसिद्धि उनसे पहले पहुंच जाती। उन्होंने मुझे ना तो कोई यूनिवर्सिटी का मकान अलॉट होने दिया, ना यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में एक कमरा दिया बैठने। मैं एक बार सेक्रेटरी से बातचीत चल रहा था, उन्होंने कहा कि भाई आपके जो रजिस्ट्रार है उन्हें हम कंपल्सरी रिटायरमेंट देने जा रहे हैं। मैंने कहा ये बताओ भाई कब देने जा रहे हैं? उन्होंने कहा 31 मार्च को देंगे। मैंने कहा ठीक है, बस पक्का है? बोले पक्का है, सब अप्रूव है। मैंने राज्य के निर्माण निगम वाले लोगों से कहा, मैंने कहा भाई मेरा सामान जो वो पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग में पड़ा हुआ है,
और जो मेरे 8-10 आदमी या 20 आदमी वहाँ बैठे हुए हैं, उन सबके लिए यहाँ तैयारी कर लो। मैंने उनसे कहा कुलपति महोदय से, मैंने कहा सर मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज पास में है और मुझे इतनी दूर जाना पड़ता है, एक कमरा दे देंगे? बोले 72 साल के आदमी थे, तुम अच्छे लड़के हो। उन्होंने एक कमरा दे दिया। मैंने उनसे कहा था बड़ा गंदा पड़ा है, इसका व्हाइट वॉशिंग करा दूँ। तो बोले तुम करा दोगे? मैं तो आपके घर का भी करा दूंगा, मेरे पास इतना बजट है, आप जिसका चाहे उसका करें, पूरी बिल्डिंग का करा दूंगा मैं। हेलो, बड़ी अच्छी बात। उन्होंने मुझे 10-12 कमरे फर्स्ट फ्लोर पर दे दिए, जिनका मैं व्हाइट वॉशिंग कराने में लगा था। 31 मार्च निकल गई। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने कहा यार ये अच्छा सेक्रेटरी निकला, इसने मेरा पैसा भी बर्बाद करा दिया और कुछ किया। 5-1 तारीख के करीब ये खबर आई कि कुलपति महोदय जो है वो रजिस्ट्रार को कब से रिटायरमेंट दे दिया। अब कुलपति जितने भी थे सबके सब लखनऊ भाग गए। मैंने भी 2-4 रेफरेंस दिए, 30 आदमी से मिल लेना, 20 आदमी से मिल लेना, वो मत नहीं चाहता था ये अब एक आदमी का है। इस बीच में उनकी पूरी बिल्डिंग पर मैंने ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लगा के सब पे किसी को क्लास बनाया, 2-4 पार्टीशन बना के बढ़िया से फैकल्टी को बैठा दिया। वो आए तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ एक बड़ी गड़बड़ होगी, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार को आए। बोले क्या हुआ? साहब इंजीनियरिंग करती है डायरेक्टर ने हमारी बिल्डिंग को कब्जा किया। सरकारी बिल्डिंग को पैसे भी कब्जा होता है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन का, एसएसपी को फोन करा, उन्होंने कहा आपसे मामला है। डीएम को फोन करा, नहीं बोले। कमिश्नर को फोन करा, वो सरकार नहीं बोले। इतना बेवकूफ तो नहीं था जो मैं बिना सूचना के काम करता, सबको ऊपर से नीचे तक पता ही नहीं। मैंने कब्जा कर लिया। अब ये जिससे कहना वही कहना। बोले नहीं साहब, हमें तो आज तक ये पता ही नहीं था कि आपने उन्हें जगह नहीं दे रखी है, हम तो सोच रहे थे यूनिवर्सिटी में नहीं है। अब ये उठे पड़ गए। तो बोले कि अच्छा वो मुझे कम से कम आए तो सही मुझसे मिलने के लिए। मैं गया उनसे मिलने। उन्होंने कहा तुम जितने सीधे दिखाई देते हो उतने नहीं हो। मैंने सर दरअसल में उससे भी ज्यादा सीधा हूँ, आपने किसी गलत काम नहीं किया। बोले तुमने मेरी बिल्डिंग पे कब्जा कर दिया और गलत कर रहे हैं सर आपका मेरा रिश्ता बाप बेटे का है। कोई नहीं कहता कि बेटे ने बाप की बिल्डिंग पे कब्जा किया। आप इतना 8-10 कमरों का मकान ले रहे हैं और मैं किराए के मकान में ले रहा हूँ। मेरी नजर तो आपके मकान पे है कि उस पर कब्जा करूँ। तो उन्होंने मेरी तरफ को देखा, बनता ये मेरा ही घर है, तो बाप बेटे में ये रिश्ता होता है जो आपने बना रखा। और उसके बाद बहुत देर तक मैंने कहा ये तो बहुत ठीक लग गया। सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था मैं खाली कर नालायक बेटा बन रहा है तो घर पे आकर है बेटे की तरह है। तब मुझे पता चला कि उनके 5 बेटों की मौत हो चुकी है। मालूम नहीं थी बात। उसके बाद कहा अल्लाह एक ब्लैक ब्यूटी में लिखवाया, ब्लैक ब्यूटी में परमिशन। उसके बाद तक जब तक वो जीवित रहे मैं उनका बेटा रहा। और उस यूनिवर्सिटी में एक ही नियम था कि जो मैं लिख के ले जाता था उसको वो दस्तखत करना। इतना स्नेह दिया, उसके बाद इतना स्नेह दिया और ये कहा मेरा नाम कहीं भी यूज करो, किसी भी तरह से कर सकते। बड़े अच्छे अनुभव है, खटपट अनुभव से जिंदगी गुजर जाती है। कितने साल और जिएंगे पता नहीं है। 74 साल बहुत उम्र होती है, जो उसकी मान नहीं लेते कि इतनी उम्र अच्छी होती है, लेकिन ठीक होती है। मेरा सिर्फ इतना विनम्र अनुरोध है कि आप लोग शिक्षा लेने आते हैं, हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं। इसमें कोई क्लास स्ट्रगल नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड होल है। आपके दादा में, आपके पिताजी में, आप में और आपके बेटों में एक इंटीग्रेटेड होल है। जो आदमी अपने बच्चों को प्रेम नहीं करता उसने कभी अपने बाप को प्यार नहीं करता। और जो आदमी अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकता, लॉन्ग रन में वो अपने बच्चों को भी प्रेम नहीं कर सकता। ये एक इंटीग्रेटेड होल होता है एजुकेशन। आदमी कभी You cannot live in segments. You are a continuum. You are not a segment. Human life जो है वो continuum है, segment नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि एजुकेशन को एजुकेशन की तरह लो। ये टेक्नोलॉजी, ये क्वालिटी मैनेजमेंट, ये क्वालिटी सर्कल आ जाते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए अलग टीम होती है। हमने ये सारे प्रयोग करके AICT में भी और जगह देख लिया। ये बहुत कठिन कार्य नहीं है, सिर्फ एक टीम वर्क है। हमारी गड़बड़ वहां हो जाती है जहां किसी अपनी व्यक्तिगत कुंठाओं की वजह से
भाई ये जो कुर्सी होती है बड़ी खतरनाक चीज होती है, जब बैठते हैं तो सुसुमना से सबसे डैमेज होता है। तो जब आप किसी पद पर बैठते हैं, उस पद का जो वेनिटी है उसकी, उस वेनिटी से दूर रहिए, डिसिप्लिन रखिए। डिसिप्लिन रखने का मतलब ये नहीं किया है, लेकिन उसकी वेनिटी से रखिए, एक टीम बनाइए। और जो टीचर है उसे ये समझना बहुत जरूरी है कि और कोई भी व्यवसाय 10 to 5 का हो सकता है, ये व्यवसाय 5 to 10 का है। अगर हम अपने विद्यार्थियों की जिंदगी के हर एस्पेक्ट में इंटरेस्टेड हो, इफ द इंस्टीट्यूट ग्रोज वी ग्रो। अगर ग्राफी गहरा का नाम बढ़ेगा तो हमारा नाम भी बढ़ेगा, हमारा नाम तो इंस्टीट्यूशन से है ना। तो अगर हम इसे एक कंसेप्चुअली, जिसे कहते हैं ना, आजकल पीएचडी जो होती है वो कुछ स्टैटिस्टिकल वो करा कर तो हो जाती है। मैं ये कहता हूँ कि जब तक आपने कंसेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं करा, पीएचडी क्या होगी। तो इसी तरह से जो आदमी के व्यक्तित्व में जब तक कुछ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, जब तक उसे ये नहीं मालूम आया कि कौन सा काम मैं क्यों करूँ और क्यों समझौता नहीं करना चाहिए, और कितने कहाँ तक मेरी एम्बिशन जानी चाहिए, और उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए मैं जिंदगी में कितने समझौते कर सकता हूँ और कितने नहीं कर सकता, तब तक जिंदगी का कोई औचित्य नहीं है, कोई वो नहीं है। आज आप ये कर लेंगे, कालांतर में कुछ और हो जाएगा, पर अंततोगत्वा आपको एक रात में देने कुछ नहीं, पर आपको एक मीनिंगलेस ऐसे कहते ना कि जिंदगी में कोई अर्थ नहीं करता। मैं समझता हूँ मैं बहुत बोल चुका हूँ, काफी ज्यादा है, और मैंने उस विषयों के बारे में जानबूझ के नहीं बोलेगा जिसके बारे में यहाँ मुझसे बहुत बहुत बड़े हस्ताक्षर कहते हैं हम लोग, विद्वान प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर जोशी बैठे हैं, जो इस प्रोफेसर अवस्थी बैठे हैं, और लोग बैठे हैं जो इस विषय को जानते हैं। मेरा बात अपनी इसी तक सीमित थी, शायद उससे कुछ है। अपनी बात को खत्म में एक बात से करूँगा, उसे याद रखिए कि जिंदगी का अनुभव है कि जब जब सच्चाई का साथ दिया, जब जब सच्चाई का साथ दिया, बहुमत से हारा हूं। जब जब सच्चाई का साथ दिया, बहुमत से हारा हूँ। सब है श्रीवान सहते अन्याय जो, किंतु मूक रहते हैं मैं तो आवारा हूँ। और गति विवल भीड़ों में बार बार रौंदा है, इतने सब भोगों के बावजूद, शुभ चिंतक लोगों के बावजूद, अचरज है मैं अपनी जीवित।